क्या सिखों और हिंदुओं ने स्वेच्छा से पाकिस्तान छोड़ा? पाकिस्तानी प्रचारकों ने मुस्लिम लीग के नेताओं के शर्मनाक अपराधों को छिपाने के लिए जिन कार्यक्रम एक विशुद्ध मुस्लिम राज्य बनाना और उसमें से धार्मिक अल्पसंख्यकों को खत्म करना शर्त प्रचार किया है कि सिखों और निहितार्थ हिंदुओं ने एक साजिश तहत पाकिस्तान छोड़ा। लेकिन यह साजिश सामान्य मानवीय समझ से परे हो सकती है। पाकिस्तान के आधिकारिक प्रचार पत्रक में यह शानदार विचार है। सिख विभाजन के बाद तक लायलपुर में ही रुके रहे और फिर सिख नेताओं द्वारा उन्हें जानबूझकर बिना किसी प्रत्यक्ष तात्कालिक कारण के पूर्वी पंजाब में भेज दिया गया, जो कि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण योजना में संशोधन की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। इस टिप्पणी में कई जानबूझकर की गई झूठी बातें और कई तरह के गलत दावे और शरारती सुझाव भी शामिल हैं। आइए इसका विश्लेषण करें। कब सिख पाकिस्तान बनने तक लायलपुर में ही रहे? क्या लेखक का तात्पर्य यह है कि विभाजन से पहले ही मुस्लिम लीगियों ने यह निर्णय ले लिया था कि विभाजन के बाद कोई सिख पश्चिमी पंजाब में नहीं रहेगा और ऐसी योजना के मद्देनजर अगस्त 1947 के बाद किसी भी सिख का पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहना आश्चर्यजनक था? यह स्पष्ट है कि किसी ने, खासकर सिखों ने, जनसंख्या के उस पूर्ण परिवर्तन जैसी किसी चीज की अपेक्षा या अनुमान नहीं लगाया था जो वास्तव में हुआ। सभी सभ्य लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की स्थापना के बाद उसके नेता सभी अच्छी सरकारों की तरह पंथ के बावजूद अपने सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसीलिए सिख और हिंदू नेताओं, इस अध्याय में आगे देखें, ने सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान में अपने घरों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी सिख के पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता जब तक कि मुस्लिम लीग वालों ने दंगा करने की व्यवस्था न की हो और जैसा कि स्वाभाविक था कि पाकिस्तान में कोई भी सिख न बचे। 15 अगस्त को ऊपर बताए गए जिलों के कुछ खास इलाकों को छोड़कर सभी सिख पाकिस्तान में थे। जानबूझकर निकाला गया। कैसे? समझदारी के नाम पर सिखों को डाला गया। पाकिस्तान के सभी हिस्सों में मुसलमानों द्वारा अपनाई गई नरसंहार, लूटपाट और हिलाव अपमान जानबूझकर की गई नीति ने उनके लिए सभ्य सामान्य जीवन को असंभव बना दिया। सिखों को क्यों निकाला गया? इसका उत्तर ऊपर उद्धृत इसी वाक्य के अंत शब्दों से मिलता है। कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण यह आवश्यक था। यह अप्रत्याशित घटनाओं का क्रम वह नरक था जो 15 अगस्त से ही सिखों पर ढा दिया गया था और जिसके कुछ ही समय बाद लायलपुर में यह दुष्ट गतिविधि सक्रिय हो गई। अगर लायलपुर के सिख किसी योजना के तहत गए थे तो दूसरे जिलों के सिख क्यों गए और हिंदू क्यों गए? क्या वे भी सिखों की निकासी योजना के साथ सहानुभूति रखते हुए गए थे और यह मान भी लिया कि ऐसी कोई योजना हो सकती है जिसमें बिना किसी कारण के लोगों को निकाला गया हो? मुस्लिम लीग के नेता लंबे समय से मुस्लिम और गैर मुस्लिम भारत के बीच जनसंख्या के आदान प्रदान की वकालत करते रहे थे। मुस्लिम राज्य की स्थापना के समर्थक सभी लोग जनसंख्या के आदान प्रदान को भी इसके आवश्यक परिणाम के रूप में मानते थे। रहमत अली, सैयद अब्दुल लतीफ जिन्ना, इन सभी का उल्लेख पहले किया जा चुका है, जिन्होंने मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आदान प्रदान के इस प्रश्न पर अपने दृढ़ और स्पष्ट विचार व्यक्त किए थे ताकि मुस्लिम राज्य को अधिक समरूप बनाया जा सके और अल्पसंख्यक समस्या का समाधान किया जा सके। जिन्ना ने नोआखाली से हिंदुओं को खदेड़ने का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह पहले से ही जनसंख्या का हस्तांतरण चल रहा था और इसे शांतिपूर्ण और बड़े पैमाने पर अंजाम देने के लिए कोई तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह आदान प्रदान कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं था, यह केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से गैर मुस्लिमों को खदेड़ने का मामला था, जबकि बिहार के एकाध मामले को छोड़कर जहां कांग्रेस की हिंदू सरकार और पंडित नेहरू द्वारा हिंदू दंगों को बेरहमी से दबा दिया गया था, मुसलमान हर जगह सुरक्षित थे। जब 20 फरवरी 1947 को एचएमजी के वक्तव्य के बाद पाकिस्तान एक गंभीर राजनीतिक प्रस्ताव बन गया और 15 अगस्त 1947 के करीब आते आते पाकिस्तान से गैर मुसलमानों को खत्म करने की मुस्लिम गति तेज हो गई। 15 अगस्त की पूर्व संध्या तक और उसके बाद यह एक निर्दयी खदेड़ने, एक सर्वव्यापी अभियान बन गया। सिख और हिंदू ऐसी अदलाबदली की उम्मीद नहीं कर सकते थे। वे पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते और वास्तव में उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने, अपने व्यवसाय, कारोबार और सेवाएं जारी रखने और अपनी महिलाओं, बच्चों और संपत्ति के साथ उसी क्षेत्र में रहने का फैसला किया।
भारतीय शासन के अधीन रहने के लिए पाकिस्तान छोड़ने के सिखों के कथित प्रयास की असंभव और काल्पनिक प्रकृति को समझने के लिए हमें केवल उन बलिदानों पर गौर करना होगा जो सिखों को इस तरह के प्रवास के लिए करने होंगे। ये नुकसान होंगे। एक सिख अपने पीछे विशाल भूमि, व्यापार, कारखाने और संस्थान छोड़ जाएंगे, जिनके लिए पूर्वी पंजाब में मुस्लिम संपत्ति से मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से बहुत खराब विकल्प मिल सकता है। दो, पश्चिमी पंजाब की तुलना में पूर्वी पंजाब की जमीन बहुत कमजोर है। इस कमजोर जमीन में भी मुसलमान, जो ज्यादातर गरीब और निचली जातियों से हैं, सबसे कम उपजाऊ जमीन रखते हैं। अगर सिख पाकिस्तान से बाहर आने का फैसला करते हैं तो सिर्फ यही जमीन उन्हें दी जा सकती है। 3, सिखों ने पश्चिमी पंजाब में अपने सबसे पवित्र तीर्थस्थान छोड़ दिए, जो तब नष्ट हो जाएंगे और अपवित्र हो जाएंगे यदि पश्चिमी पंजाब में कोई सिख न बचे। इसलिए पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को जो कुछ छोड़ना पड़ा, उसके प्रमाणों से यह साबित करना मुश्किल नहीं है कि वे अपनी समृद्ध संपत्ति और अपने पूजनीय धर्मस्थलों को सिर्फ एक सनक, कल्पना या राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ सकते थे। लाखों की संख्या में पूरे राष्ट्र इतनी आसानी से खुद को उखाड़ फेंकते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक आदर्शों के लिए भी व्यक्ति और छोटे समूह ऐसा कर सकते हैं। अगर वे उन सभी चीजों को अलविदा कहते हैं जिन्हें वे संजोते और महत्व देते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मजबूत कारणों से बनाए रखना असंभव हो जाता है। और ऐसे कारण पाकिस्तानी अत्याचार द्वारा प्रदान किए गए थे। हिंदू और सिख पाकिस्तान में 1400 करोड़ की संपत्ति, अनगिनत बैंक, कारखाने, व्यापारिक घराने, अपनी संपत्ति, जमीन, मकान, बगीचे, 5 लाख एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन, अपने संस्थान, शानदार अस्पताल और सबसे बढ़कर अपनी जान से भी प्यारी ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल छोड़ गए। क्या वे लाखों लोगों को मरवाकर, अपंग बनाकर, जबरन धर्मांतरित करवाकर, अपनी महिलाओं का अपमान करवाकर, अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवाकर और 50,000 लड़कियों का अपहरण करवाकर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते थे? अगर हिंदू और सिख पलायन करना ही चाहते थे तो समझदारी के नाम पर उन्होंने तब पलायन क्यों नहीं किया जब पलायन करना कुछ हद तक सुरक्षित था, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले। हिंदू और सिख तब तक किसका इंतजार कर रहे थे? 3 जून के बाद कम से कम बुद्धिजीवियों को भी यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान बन जाएगा। पश्चिमी पंजाब से पलायन करने की इच्छा रखने की बजाय पश्चिमी पंजाब के हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान के नागरिक बनने का फैसला किया और वास्तव में पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुने। यह पलायन जैसा नहीं, बल्कि यही रहकर नए राज्य के कानूनों का पालन करने जैसा लगता है। अगस्त से पहले पूर्वी पंजाब के पश्चिमी जिलों से पलायन करने वाले हिंदुओं और सिखों की कुल संख्या 10 लाख से भी कम होगी। इसे इतना मान लेना बहुत ही उदार अनुमान होगा। 15 अगस्त के बाद जब पाकिस्तान में जीवन की सुरक्षा असंभव हो गई थी, पश्चिमी पंजाब के 45 लाख हिंदू और सिख, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान और बहावलपुर की संपूर्ण हिंदू और सिख आबादी, सिंध के 12 लाख हिंदुओं के साथ भारत में सुरक्षा की तलाश में अपने पैतृक घर छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, कई ईसाइयों और कई अछूतों को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान के दूसरे छोर से भी हजारों मील दूर पूर्वी बंगाल से लगभग 25 लाख हिंदुओं को भारत में पलायन करना पड़ा। एक भोले भाले संसार में भी यह बात स्वीकार करना थोड़ा कठिन है कि इन सभी लोगों ने, जिनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, केवल पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बर्बाद होते देखने के सुख के लिए गरीब और दुखी रहना चुना। दरअसल पाकिस्तान ऐसी बेतुकी बातें सिर्फ हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अपनी साजिशों और अपराधों को छिपाने के लिए कर रहा है, जिन्हें उसने सताया, परेशान किया और हत्या, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट के जरिए पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया। यहाँ कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिनसे यह माना जा सकता है कि सिखों और हिंदुओं ने बहुत ही दबाव में पाकिस्तान छोड़ा था और ऐसा करने से वे बेहद दुखी थे, क्योंकि इस तरह जाने से उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक रूप से वह सब कुछ खो दिया जो उनके लिए अनमोल था। जनसंख्या का आदान प्रदान या यहाँ तक कि मुस्लिम राज्य से हिंदू और सिख आबादी को बाहर निकालना शुरू से ही पाकिस्तान राज्य की अवधारणा में अंतर्निहित रहा है। इस पर शुरुआती अध्याय में पर्याप्त रूप से तर्क दिया गया है। जब पाकिस्तान की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना की प्रक्रिया के इस अपरिहार्य समापन को लोगों, मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार द्वारा समान उत्साह और सहयोग से अंजाम दिया गया।
अल्पसंख्यकों के सफाई की प्रक्रिया मुस्लिम पुलिस अधिकारियों और सेना द्वारा बिना किसी रोक टोक के चलती रही। इसके विपरीत उन्होंने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। किसी भी जिम्मेदार पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नेता ने हिंदुओं और सिखों पर ऐसे हमलों की निंदा नहीं की। पश्चिमी पंजाब के गवर्नर मूडी ने जिन्ना को लिखे अपने पत्र में सिखों को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बाहर निकालने के अपने दृढ़ संकल्प का खुलासा किया। इस पत्र का पूरा पाठ परिशिष्ट में दिया गया है। इसके कुछ अंश पहले 2 स्थानों पर उद्धृत किए जा चुके हैं। जिन्ना के पास 6 जनवरी 1948 को कराची में 800 से अधिक सिखों की हत्या के बारे में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। नोआखली, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, रावलपिंडी, मुल्तान या किसी अन्य नरसंहार के बारे में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। पाकिस्तानी प्रेस और उसके नेताओं ने खुलेआम पाकिस्तान से सिखों के खात्मे की वकालत की। जफर अली की नज़्म कोई सिख रहने न पाए मगरिबी पंजाब में पहले ही उद्धृत की जा चुकी है। सिखों के खिलाफ नफरत का तेवर जानबूझकर बढ़ाया गया ताकि मुस्लिम जनता को भड़काकर उन्हें पश्चिमी पंजाब से जल्दी से खदेड़ दिया जाए। पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को खदेड़ने से मुसलमानों के हाथों में अपार धन आ जाएगा। इस धन का मूल्य 1400 करोड़ रुपए आंका गया है। इसमें 55 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन, अच्छे मजबूत मकान, कई कारखाने, संस्थाएं, माल से भरी अनगिनत दुकानें और करोड़ों रुपए की कीमत वाले सामान से भरे गोदाम शामिल हैं। इनके अलावा सैकड़ों सुस्थापित स्कूल, कई कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं और पुस्तकालय भी हैं। पश्चिमी पंजाब के बैंकों के सुरक्षित जमा लॉकरों में ही लगभग 200 करोड़ रुपए का कीमती सामान था। यह सब हिंदू सिख संपत्ति थी और इसे यहीं छोड़ना पड़ा। इन सबके विपरीत पूर्वी पंजाब में मुसलमानों की कुल संपत्ति 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हिंदुओं और सिखों के लिए अपनी शानदार संपत्ति को इन कंगाल मुसलमानों की संपत्ति के लिए छोड़ देना और अपना सब कुछ पाकिस्तान को दान कर देना पागलपन होता। सिखों ने पश्चिमी पंजाब में अपनी सबसे समृद्ध जमीनें छोड़ दी हैं। यह उनका श्रम ही था जिसने लायलपुर, मोंटगोमरी और शेखुपुरा के जंगलों, बारों को गेहूं की उपज देने वाली उपजाऊ जमीन में बदल दिया। सिखों के परिश्रम और दृढ़ता ने उन्हें विशाल कृषि योग्य भूमि का स्वामी बना दिया, जो उन जिलों में मुसलमानों के कब्जे से कई गुना ज्यादा थी जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। लाहौर का ही उदाहरण लीजिए। यहां सिखों की आबादी केवल 18.32% थी। फिर भी श्री GHB एबेल ICS द्वारा लाहौर जिले की बंदोबस्त रिपोर्ट के अनुसार लाहौर जिले में लगभग 66.7% कृषि योग्य भूमि जाटों के हाथों में है, जिनमें से अधिकांश सिख हैं। वे आमतौर पर बहुत ही सुडौल शरीर वाले होते हैं और अक्सर बुद्धि से भी संपन्न होते हैं। वे मानव संसाधन का एक अद्भुत भंडार हैं। वे जिले और पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति हो सकते हैं और एक हद तक हैं भी। जिले में सांप्रदायिक बहुमत मुसलमानों का है और जिले के विशिष्ट जमींदार सिख जाट हैं। कुछ मुस्लिम बहुल जिलों में मुसलमानों और गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले भूमि राजस्व पर एक नजर डालने से हिंदुओं और सिखों की भूमिस्वामी के रूप में सापेक्ष स्थिति का पता चल जाएगा और यह इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर देगा कि हिंदुओं और सिखों ने इन जिलों को स्वेच्छा से छोड़ा था, न कि अत्यधिक दबाव में। जिला कुल मुनाफा सिख शेयर, हिंदू शेयर, मुस्लिम शेयर। लाहौर 14,19,455 841,921 109,745 4,62,448 शेखपुरा 13,27,783 739,588 91,725 4,83,241 गुजरांवाला 7,76,164 305,357 195,148 2,75,659 शकरगढ़ सियालकोट 6,07,379 445,000 1,62,379 3,95,760 216,408 179,308
इन तथ्यों के अलावा जून 1947 में पंजाब सीमा आयोग को दिए गए सिख ज्ञापन में किए गए निम्नलिखित दावों से पश्चिमी पंजाब में हिंदू और सिख हितों की सीमा का अंदाजा मिलेगा, जिसे ये समुदाय आसानी से नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें प्रबल कारकों द्वारा मजबूर न किया जाए। लाहौर डिवीजन में कुल मिलाकर सिखों ने कुल भू राजस्व का 46% भुगतान किया। 1. पंजाब के पूर्व वित्त आयुक्त सर मैल्कम डार्लिंग की पुस्तक द पंजाब पीजेंट का संदर्भ लिया जा सकता है। इस पुस्तक के पृष्ठ 41 पर वह लिखते हैं, अब हम पंजाब के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तर में झेलम से लेकर दक्षिण में सतलुज से थोड़ा आगे तक का भूभाग। इसमें वह सब कुछ है जो इस प्रांत की सबसे बड़ी विशेषता है। यह सिखों का उद्गम स्थल है और 100 साल पहले रणजीत सिंह और उनकी शक्ति का मुख्य आधार था। इसी पुस्तक के पृष्ठ 122 पर लेखक लिखते हैं, किसान मालिक पंजाब की तरह ही उपनिवेशों की रीढ़ है। लायलपुर उपनिवेश में उसके पास लगभग 80% जमीन है और शाहपुर में भी लगभग इतनी ही। लायलपुर में उसे मुख्य रूप से उत्तरी जिलों से भर्ती किया गया था, लेकिन शाहपुर में लगभग पूरी तरह से मध्य पंजाब से। किसी भी उपनिवेश के लिए इससे बेहतर सामग्री शायद ही हो सकती थी, क्योंकि लुधियाना, जालंधर और अमृतसर भारतीय कृषि के उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जाट सिखों के घर हैं, जिन्हें उपनिवेशवादियों में सबसे वांछनीय बताया गया है। कॉलोनी भूमि विकसित करने के मामले में जाट सिख विकास के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जो शायद भारत में किसी भी अन्य चीज से परे हैं। एक पीढ़ी से भी कम समय में उन्होंने जंगल को गुलाब की तरह खिला दिया है। ऐसा लगता है जैसे बाहर की कुंवारी मिट्टी की ऊर्जा उनकी रगों में समा गई हो और उन्हें लगभग प्रकृति की उन शक्तियों का हिस्सा बना दिया हो जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। यह स्पष्ट है कि पंजाब के मध्य जिलों के जाट सिख पंजाब में लायलपुर और मोंटगोमरी के कॉलोनी क्षेत्रों के निर्माण के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार रहे हैं, जो भारत के एक बड़े हिस्से का अन्न भंडार हैं। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पंजाब के मध्य डिवीजनों में सिखों के पास अन्य सभी समुदायों की तुलना में सबसे बड़े कृषि हित हैं। लाहौर जिले में किसान मालिकों की संख्या 1,46,522 है और कृषि योग्य क्षेत्रफल 15,78,734 एकड़ है। मुस्लिम किसान मालिकों की संख्या 41,029 है और उनके पास 3,78,047 एकड़ जमीन है। दूसरी ओर सिख किसान मालिकों की संख्या 83,585 है और उनके पास 10,01,438 एकड़ जमीन है। लाहौर शहर में पुराना 4 दीवारी वाला शहर, अनारकली, सिविल लाइंस और लोअर मॉल के किनारे इधर उधर बिखरे घर शामिल थे। लाहौर का विस्तार 1914 में शुरू हुआ और 1929 से 37 के वर्षों में लाहौर में घर निर्माण गतिविधि को बहुत बढ़ावा मिला। 1913 के बाद से अस्तित्व में आई नई आबदिया, बस्तियां, रामगली, ग्वालमंडी, निस्बत रोड क्षेत्र, ऋषि नगर, संत नगर, रामनगर, कृष्ण नगर, जनक नगर, किला लक्ष्मण सिंह, सूरपुरा और मोहम्मद नगर हैं। इनमें से अधिकांश आबदिया लोअर मॉल के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं, जो रावी ब्रिज से लेकर नवांकोट तक इसके चारों ओर फैली हुई हैं। अन्य महत्वपूर्ण नई बस्तियां न्यू मोजांग, इस्लामिया पार्क, चौबुर्जी गार्डन, आर्यनगर, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, कैनाल पार्क, वासनपुरा, धर्मपुरा, मिस्री शाह, भारत नगर, सिंहपुरा और रामगढ़ हैं। पुराने लाहौर के आसपास की नई आबादियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनका विकास सांप्रदायिक आधार पर हुआ है और इनमें से अधिकांश आबादियां मुख्यतः हिंदू और सिख हैं। पंजाब सरकार के आर्थिक जांच बोर्ड द्वारा लाहौर में किए गए एक सर्वेक्षण से आवासों की संख्या, उनके औसत मासिक किराए, समुदायों के स्वामित्व और इलाकों के अनुसार वितरण का पता चलता है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि निगम सीमा के भीतर गैर मुसलमानों के स्वामित्व वाले सभी आवासीय घरों का कुल मूल्य 12,27,64,800 रुपए है, जबकि मुसलमानों के स्वामित्व वाले आवासीय घरों का कुल मूल्य 8,20,99,200 रुपए है। आर्थिक जांच बोर्ड द्वारा दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की पूरी जनगणना भी की गई थी। 4 दीवारी वाले शहर में गैर मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों का प्रतिशत 63 है। बाहरी लाहौर का प्रतिशत 67 है। ग्रेटर लाहौर में दुकानों की कुल संख्या 5,332 है, जिनमें से गैर मुसलमानों के पास 3,501 दुकानें हैं। लाहौर में कारखाने 3.
सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 1943 से 44 में ग्रेटर लाहौर में कार्यरत कुल 218 पंजीकृत कारखानों में से 173 या 80% गैर मुस्लिमों के थे। इन कारखानों में निवेशित कुल स्थायी पूंजी 2,40,27 लाख रुपए थी। इसमें से मुसलमानों का निवेश केवल 58.91 लाख रुपए था। कुल पूंजी निवेश, स्थायी और परिसंचारी के आंकड़ों को मिलाकर हम पाते हैं कि ग्रेटर लाहौर में पंजीकृत कारखानों में निवेशित कुल पूंजी 6.29 करोड़ रुपए थी। इस कुल निवेश में गैर मुस्लिमों का हिस्सा 5.12 करोड़ रुपए था। लाहौर एक महत्वपूर्ण बैंकिंग और वाणिज्यिक केंद्र है और लाहौर का मुद्रा बाजार काफी विकसित है। गैर मुस्लिमों के 26 बैंकों के मुख्यालय लाहौर में स्थित हैं। हालांकि वर्तमान में लाहौर में कार्यरत बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 90 है। लाहौर में स्थित बैंकों और शाखाओं में से केवल 3 ही मुसलमानों के हैं। लाहौर में बीमा कंपनियों के 80 कार्यालय हैं, जिनमें से 15 ऐसी कंपनियों के मुख्यालय हैं। बीमा कंपनियों और कार्यालयों में से केवल 2 ही मुसलमानों के हैं। लाहौर प्रांत का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र है। शैक्षिक विकास काफी हद तक गैर मुस्लिम उद्यम के कारण हुआ है। शैक्षिक संस्थानों के प्रचार और विकास में गैर मुस्लिम हिस्सेदारी अद्भुत है। वर्तमान में लाहौर में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध 270 शैक्षिक संस्थान हैं। इसमें से लगभग 100 संस्थान महिला शिक्षा के लिए समर्पित हैं। इन संस्थानों में पुरुष छात्रों की संख्या 64,902 और महिला छात्राओं की संख्या 23,447 है। लाहौर में 12 कला और विज्ञान महाविद्यालयों में 10,647 छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनमें से केवल 1 मुसलमानों द्वारा और 1 सरकार द्वारा संचालित है। अन्य 10 गैर मुस्लिमों द्वारा संचालित हैं। 15 व्यावसायिक महाविद्यालय हैं जो 2,620 छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इस संख्या में से सरकार द्वारा संचालित 3 महाविद्यालयों को छोड़कर सभी गैर मुस्लिमों द्वारा संचालित हैं। लाहौर में आधुनिक एलोपैथिक पद्धति से चलने वाले अस्पतालों की कुल संख्या 12 है। इसके अलावा 4 अस्पताल स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से चलते हैं। आधुनिक एलोपैथिक या स्वदेशी पद्धति से चलने वाला एक भी अस्पताल मुसलमानों द्वारा नहीं चलाया जाता है। कृषि और वाणिज्य। 4. जैसा कि ऊपर बताया गया है, शेखपुरा जिले और लायलपुर जिले में इस क्षेत्र में बसने आए 90% उपनिवेशवादी अंबाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जिलों से थे। गुजरांवाला, लायलपुर, गोजरा, समुंदरी और टोबा टेक सिंह कस्बे इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इन कस्बों में गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और बाजार पर गैर मुस्लिमों का ही कब्जा है। सिखों ने इस हिस्से के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई और शहरी क्षेत्र मुख्य रूप से हिंदुओं के उद्यम द्वारा निर्मित हुआ। यह कहना सही होगा कि लायलपुर जिले और शेखपुरा उपजिले के हिस्से का लगभग पूरा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग गैर मुसलमानों के हाथों में है। लायलपुर जिले में वर्ष 1945 से 46 में गैर मुसलमानों ने 1,40,300 रुपए की शहरी अचल संपत्ति कर का भुगतान किया, जबकि मुसलमानों ने 22,900 रुपए का भुगतान किया। 1945 से 46 में गैर मुसलमानों द्वारा भुगतान की गई बिक्री कर की राशि मुसलमानों द्वारा भुगतान की गई 17,000 रुपए की तुलना में 3,08,000 रुपए थी। मुसलमानों द्वारा भुगतान किए गए 5 लाख रुपए की तुलना में गैर मुसलमानों द्वारा भुगतान किया गया आयकर 59,50,000 रुपए था। लायलपुर जिले में कुल 72 पंजीकृत कारखानों में से 57 कारखाने गैर मुस्लिमों द्वारा चलाए जाते हैं और केवल 15 मुसलमानों द्वारा चलाए जाते हैं। शेखपुरा, गुजरांवाला और लायलपुर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर ऊपर उल्लिखित क्षेत्र एक ही क्षेत्र है और इसे शहीदी बार के नाम से जाना जाता है। पिछले अनुच्छेदों में इस क्षेत्र के विकास में सिखों की हिस्सेदारी का विवरण दिया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि सिख उद्यम के बिना इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं हो पाता और हिंदू सिख उद्यम के बिना इस क्षेत्र के बाजार फल फूल नहीं पाते। शकरगढ़ उपजिले के आर्थिक जीवन में किसानस्वामी एक बार फिर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस उपजिले के कुल क्षेत्रफल में से गैर मुस्लिमों के पास 1,72,111 एकड़ जमीन है, जबकि मुसलमानों के पास 96,958 एकड़ जमीन है।
इस उपजिले में गैर मुस्लिम 4,45,000 रुपए भू राजस्व के रूप में देते हैं, जबकि मुसलमान 1,62,379 रुपए देते हैं। शकरगढ़ उपजिले में कुल 744 गांव हैं, जिनमें से 408 गैर मुस्लिम गांव हैं, जबकि 311 मुस्लिम गांव हैं। शेष 25 गांव मिश्रित हैं। शकरगढ़ उपजिले के गैर मुस्लिम उपजिले की शहरी संपत्ति के बड़े हिस्से के मालिक हैं और करों का एक बड़ा हिस्सा अदा करते हैं। गैर मुस्लिमों द्वारा हसियात कर के रूप में चुकाए जाने वाले 5,485 रुपए के मुकाबले मुसलमान केवल 2,943 रुपए अदा करते हैं। उपजिले के आयकर के आंकड़े बताते हैं कि इस राशि का कोई भी हिस्सा मुसलमानों द्वारा नहीं चुकाया जाता है। बाबा नानक की स्मृति में पवित्र स्थान करतारपुर शकरगढ़ उपजिले की सीमा के भीतर स्थित है। नारोवाल उपजिला। पिछले अनुच्छेदों में गुरदासपुर जिले के ट्रांसरावी पथ से सटा सियालकोट जिले का नारोवाल तहसील है। नारोवाल उपजिले की जनसंख्या 2,67,598 है और इस जनसंख्या में से मुसलमानों की संख्या 1,46,982 है, बाकी गैर मुस्लिम हैं। इस उपजिले में कृषि योग्य क्षेत्रफल 2,61,378 एकड़ है और उस पर लगाया गया वार्षिक भू राजस्व 3,95,768 रुपए है। इससे पता चलता है कि सियालकोट जिले के इस उपजिले में गैर मुस्लिमों के आर्थिक हित मुसलमानों के आर्थिक हितों से भारी हैं। जिला बोर्ड चुनावों में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की मतदान शक्ति से इस तर्क को बल मिलता है। जिला बोर्ड चुनावों के लिए नारोवाल उपजिले की मतदाता सूची से पता चलता है कि 12,895 मुस्लिम मतदाताओं की तुलना में 16,031 गैर मुस्लिम मतदाता हैं। आयकर के आंकड़े अधिक असमानता दर्शाते हैं। गैर मुस्लिम प्रतिवर्ष 18,523.40 रुपए का भुगतान करते हैं, जबकि मुसलमान 2,716.10 रुपए का भुगतान करते हैं। उपरोक्त तथ्यों में यह तथ्य भी जोड़ना होगा कि मोंटगोमरी, शेखपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी और मुल्तान जिलों में हिंदुओं और सिखों के पास बड़ी संख्या में कारखाने, बैंक, व्यापारिक फर्म, शहरी आवास संपत्ति, स्कूल, कॉलेज और धर्मार्थ संस्थान थे, जिनकी संख्या इन मामलों में मुसलमानों की तुलना में कई गुना अधिक थी, जबकि इन सभी जिलों में मुस्लिम आबादी भारी बहुमत में थी। वर्तमान पश्चिमी पंजाब जिलों में केवल 2 मुस्लिम कॉलेज थे, लाहौर स्थित इस्लामिया कॉलेज और गुजरात स्थित जमींदारा कॉलेज। इसके विपरीत लगभग 20 गैर मुस्लिम कॉलेज थे, जिनमें एक प्रथम श्रेणी का मेडिकल कॉलेज और एक कुशल इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल था। बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम संस्थान भी थे जो विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं थे। स्कूलों के मामले में भी यही अनुपात है। पश्चिमी पंजाब में सिखों के कुछ सबसे पवित्र गुरुद्वारे हैं। इन गुरुद्वारों की स्वतंत्रता और पूजा अर्चना के लिए उन तक पहुंच सिखों की वर्तमान में पाकिस्तान सरकार के प्रति सबसे बड़ी शिकायत है और इसे भारत सरकार का नरम रवैया माना जा रहा है, जो सिख धार्मिक भावनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस मामले में अपना रहा है। सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल नानकाना साहिब, गुरु नानक का जन्मस्थान, मुसलमानों के मक्का और ईसाइयों के यरूशलेम के समान। इस गुरुद्वारे के पास एक विशाल संपत्ति भी थी, जिसे एक कृषि कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया था और इससे सिख समुदाय को लगभग 20 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। लाहौर में प्रसिद्ध गुरुद्वारा देहरा साहिब है, जो श्री गुरु अर्जन देव की शहादत स्थली है। सिख इतिहास में प्रसिद्ध शहीदगंज भी है, जो उस स्थान के रूप में पवित्र है जहां सिख धर्म के अग्रणी अनुयायियों को मुसलमानों के हाथों यातनाएं और मृत्यु सहनी पड़ी थी। रावलपिंडी जिले में गुरु नानक द्वारा पवित्र किया गया पंजा साहिब गुरुद्वारा है और सियालकोट में प्रसिद्ध बाबेदी बेर भी है। गुजरांवाला जिले में एमिनाबाद है। लाहौर जिले में करतारपुर है, जहां गुरु नानक ने काफी समय तक निवास किया था। इन प्रसिद्ध गुरुद्वारों के अलावा यहाँ सैकड़ों अन्य तीर्थस्थल भी हैं, जो सिख गुरुओं, पवित्र पुरुषों और सिख इतिहास की घटनाओं से जुड़े हैं। सिख इतिहास से जुड़े कुछ स्थान भी हैं, जैसे लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का मकबरा और गुजरांवाला में उनका जन्मस्थान। सिख इतिहास और सिखों का सबसे प्रिय जुड़ाव इन स्थानों में समाया हुआ है।
यह सोचना कि यदि सिखों और हिंदुओं के लिए उपरोक्त वर्णित सभी चीजों को छोड़ देना संभव होता तो वे सामूहिक रूप से इन्हें छोड़ देते, यह एक मूर्खतापूर्ण बात है जो केवल पाकिस्तान के झूठे प्रचारकों के लिए ही उपयुक्त है। पाकिस्तान की स्थापना के बाद मुस्लिम लीग द्वारा सरकार की मिलीभगत से हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान से बाहर खदेड़ने का एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। इस अभियान की विभिन्न कड़ियां इस प्रकार हैं। क. गवर्नर मुडी का जिन्ना को पत्र परिशिष्ट में। ख. मोंटगोमरी के डिप्टी कमिश्नर का आदेश कि किसी भी सिख को बख्शा नहीं जाएगा। एक हिंदू मजिस्ट्रेट द्वारा अदालत में दिया गया निम्नलिखित बयान इस बात की पुष्टि करता है। श्री P.L. सोंधी MIC फिरोजपुर का बयान मेरे द्वारा श्री बनवारी लाल DC के PA और S. मोहन सिंह बत्रा MIC फाजिल्का की उपस्थिति में गंभीर प्रतिज्ञान पर दर्ज किया गया। अगस्त 1947 के आखिरी हफ्ते में मैं फिरोजपुर में अपनी पोस्टिंग के आदेश मिलने के बाद पूर्वी पंजाब में निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। मुझे वास्तव में तारीख याद नहीं है, लेकिन यह 23, 24 या 25 अगस्त 1947 की बात है जब मैं राजा हसन अख्तर PCS डिप्टी कमिश्नर मोंटगोमरी के कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट और पुलिस की एक संयुक्त बैठक में शामिल होने के लिए लगभग 4 बजे गया था। DC ने मेरी मौजूदगी में अपने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि वे किसी भी सिख को न बख्शें और उसे देखते ही मार दें या गोली मार दें और हिंदुओं को फिलहाल बख्शा जा सकता है। मैं बैठक में शामिल होने वाला एकमात्र गैर मुस्लिम मजिस्ट्रेट था। मैंने 30 अगस्त 1947 के आसपास मोगा के SDO के समक्ष ऐसा ही एक बयान दिया था। 3 अप्रैल 1948 को मेरी मुलाकात फिरोजपुर के DC से हुई, जिन्होंने हाल ही में इस जिले का कार्यभार संभाला है, जब मैंने उन्हें अपनी निकासी से ठीक पहले मोंटगोमरी में अपने अनुभव बताए। मैंने उन्हें उपरोक्त तथ्यों के बारे में बताया और उन्होंने मुझसे यह बयान फिरोजपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में 3 मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में देने को कहा, जो मैंने एतद द्वारा किया है। R 0 और AC SD PS मुल्तानी SD PL सोंधी अपर जिला मजिस्ट्रेट MIC फिरोजपुर 5 अप्रैल 1948। May 4th, 48. मियावाली के जिला मजिस्ट्रेट ने अपने जिले से हिंदुओं और सिखों को निकालने के लिए तारीखें और समय सारिणी तय की। निस्संदेह अन्य मजिस्ट्रेटों ने भी ऐसा ही किया होगा। शेखपुरा के जिला मजिस्ट्रेट, जहां हिंदुओं और सिखों का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, जो कुछ भी हुआ उसमें सक्रिय पक्ष थे। शेखपुरा के तहसीलदार S. गुरदयाल सिंह का बयान देखें, जिन्हें बाद में फिरोजपुर जिले के जीरा में तैनात किया गया। परिशिष्ट में गैर मुस्लिम दुकानदारों और अन्य लोगों को पाकिस्तान छोड़ने के नोटिस दिए गए। इस संबंध में लाहौर स्थित भारतीय संपर्क अधिकारी द्वारा दी गई निम्नलिखित जानकारी प्रकाश डालने वाली है। मुख्य संपर्क अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी पंजाब सरकार, 105 अपर मॉल, लाहौर, 27 सितंबर 1947। संख्या 118 C1003। मैं पाकिस्तान छोड़ो शीर्षक वाले नोटिस की एक प्रति भेज रहा हूं। ऐसे नोटिस गैर मुस्लिम दुकानदारों को मिल रहे हैं। वे बहुत घबरा जाते हैं और उनमें से अधिकांश अपनी दुकानें छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे आपको यह बताना चाहिए कि बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जिन्हें ऐसे नोटिस मिलते हैं, वे अपने परिसर खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। जिस नोटिस की मैं आपको प्रति भेज रहा हूं, वह इंडियन स्टेशनरी शॉप, हॉस्पिटल रोड, लाहौर के प्रोप्राइटर को संबोधित किया गया था और डाक द्वारा भेजा गया था। मूल लिफाफा और नोटिस मेरे कब्जे में हैं। भवदीय SD राम रतन संलग्न। नोटिस की प्रति हाफिज अब्दुल मजीद साहब OBE ICS, मुख्य सचिव सरकार, पश्चिम पंजाब, लाहौर। संख्या 119 CLO 3 दिनांक 29 सितंबर 1947। सूचनार्थ मुख्य सचिव, पूर्वी पंजाब, कैंप जालंधर को भी सूचनार्थ नोटिस की एक प्रति भेजी जा रही है। हस्ती राम रतन नोटिस की प्रति, पाकिस्तान छोड़ो। आपको जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। अगर आप इस चेतावनी का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणामों के लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जनता नहीं चाहती कि आप यहाँ पांचवें स्तंभकार के रूप में रहें और आपके लिए सरकारी संरक्षण की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा, जो इस स्तर पर किसी काम का नहीं होगा। किसी भी हिंदू या सिख जननेता ने पश्चिमी पंजाब या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से पलायन की वकालत तब तक नहीं की जब तक कि 15 अगस्त के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीना असंभव हो गया है। नीचे सिख और हिंदू नेताओं और अखबारों की विस्तृत घोषणाएं दी गई हैं, जिनमें हिंदुओं और सिखों को मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने घर नहीं छोड़ने की वकालत की गई है। ये घोषणाएं 9 अप्रैल अमृतसर, रावलपिंडी और मुल्तान के आतंक के 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद से लेकर 12 अगस्त 1947, वह तारीख जब लाहौर हिंदुओं और सिखों के लिए एक उजड़ा हुआ शहर था, तक की हैं। नीचे ये घोषणाएं दी गई हैं। ट्रिब्यून 31 मई 1947। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने 30 मई 1947 को वाह में शरणार्थियों से अपील करते हुए उन्हें सलाह दी कि वे अपने घर बार न छोड़े, क्योंकि इससे असली अपराधियों के खिलाफ उनके मामले खराब हो जाएंगे। वीर भारत 16 जून 1947। फ्रंटियर हिंदू सिख रिलीफ कमेटी ने पेशावर और NW.F.P के हिंदुओं और सिखों से अपने घरों को लौटने की अपील जारी की। अजीत 16 जून 1947। बन्नू के विधायक एल कोटू राम ने एक प्रेस बयान में अपने सहधर्मियों से अपने घर लौटने की अपील की। ट्रिब्यून 29 जून 1947। मास्टर तारा सिंह ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को 26 से 647 पर दिए एक बयान में इस अफवाह का खंडन किया कि उन्होंने पश्चिमी पंजाब के सिखों को पूर्वी पंजाब आने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि पश्चिमी पंजाब के गैर मुसलमानों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। वीर भारत 29 से 647। प्रसिद्ध देशभक्त सरदार अजीत सिंह ने हिंदुओं और सिखों से अपने घर न छोड़ने की अपील की। ट्रिब्यून 4 जुलाई 1947। सरदार पटेल और सरदार बलदेव सिंह ने रावलपिंडी से आए सिख प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे पाकिस्तान में अपने घरों में ही रहें, क्योंकि वे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ एक संधि करेंगे। वीर भारत 4 जुलाई 1947। एल देवराज सेठी विधायक कांग्रेस ने 3 जुलाई 1947 को एक बयान में कहा कि पलायन हानिकारक है और सुझाव दिया कि लोगों को उस मिट्टी से जुड़े रहने का संकल्प लेना चाहिए जिसमें उनकी जड़ें हैं। वीर भारत 4 जुलाई 1947। कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने भारत में अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि उनके साथ कभी भी विदेशी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। वीर भारत 9 अप्रैल 1947। विधायक एस जगजीत सिंह मान ने एक प्रेस बयान में झेलम और रावलपिंडी के दंगा प्रभावित क्षेत्रों से पलायन कर गए हिंदुओं और सिखों से अपने घरों को लौटने का आह्वान किया। वीर भारत 9 अप्रैल 1947। रावलपिंडी रिलीफ कमेटी ने एक प्रेस बयान में हिंदुओं और सिखों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी। ट्रिब्यून 13 अप्रैल 1947। कांग्रेस हाई कमान के सदस्य विधायक एस प्रताप सिंह, बाद में पूर्वी पंजाब सरकार में मंत्री, ने 10 अप्रैल 1947 को पंजाब में दंगा पीड़ित लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे याद रखें कि जिस क्षेत्र में उनके पूर्वज रहते थे वहां से किसी भी व्यक्ति का असंगठित पलायन हर किसी की कठिनाइयों को बढ़ाएगा। ट्रिब्यून 19 अप्रैल 1947। पंजाब दंगा पीड़ित राहत समिति के अध्यक्ष एस स्वर्ण सिंह ने 17 अप्रैल 1947 को जारी एक बयान में लोगों से रावलपिंडी डिवीजन के बाहर के स्थानों पर पलायन न करने बल्कि उन विभिन्न केंद्रों में बसने के लिए कहा जिन्हें सरकार ने संरक्षित करने का निर्णय लिया है। वीर भारत 6 मई 1947। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर के अध्यक्ष जत्थेदार मोहन सिंह ने प्रेस को जारी एक बयान में शरणार्थियों को सलाह दी कि वे अपने घर न छोड़े, विशेषकर पंजाब से बाहर न जाएं। ट्रिब्यून 26 मई 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने 24 मई 1947 को ट्रिब्यून के संपादक राणा जंग बहादुर सिंह को दिए एक साक्षात्कार में उनके माध्यम से लोगों को सलाह दी कि वे घबराएं नहीं और अपनी जगह पर ही रहें तथा स्थिति का बहादुरी से सामना करें। अजीत 8 जुलाई 1947।
तरनतारन में जनसभा में माननीय सर बूटा सिंह, राज्य परिषद के सदस्य सुरजीत सिंह, विधायक केंद्रीय जसवंत सिंह झबाल, जत्थेदार सोहन सिंह जलालुस्मान और अन्य सिख नेताओं ने उपस्थित लोगों से अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का आह्वान किया। वीर भारत 8 जुलाई 1947। पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य झेलम के वकील एल अवतार नारायण ने एक प्रेस वक्तव्य में पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों से आह्वान किया कि उन्हें अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहिए तथा पाकिस्तान के अच्छे नागरिक बनना चाहिए। वीर भारत 8 जुलाई 1947। 7 जुलाई 1943 को रावलपिंडी में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में दीवान पिंडी दास सभरवाल और सरदार संत सिंह ने अल्पसंख्यकों से अपने घरों में ही रहने का आह्वान किया। सरदार भीमसेन सच्चर, सरदार अवतार नारायण, डॉक्टर लहना सिंह, प्रबोध चंद्र विधायक और फजल इलाही विधायक ईसाई ने भाग लिया। वीर भारत 8 जुलाई 1947। अपने प्रार्थना भाषण में महात्मा गांधी ने दोहराया कि प्रत्येक भारतीय के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों के प्रवास का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत 10 जुलाई 1947। गोस्वामी गणेश दत्त ने रावलपिंडी में अल्पसंख्यक सम्मेलन में एक संदेश भेजकर पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों से अपने घरों में ही रहने का आह्वान किया। वीर भारत 3 जुलाई 1947। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के वित्त मंत्री श्री मेहर चंद खन्ना ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से पलायन कर गए हिंदुओं और सिखों से अपने घर लौटने का आह्वान किया। वीर भारत 15 जुलाई 1947। कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नेता डॉक्टर गोपी चंद भार्गव ने पंजाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खान इफ्तिखार हुसैन खान ममदोट को पत्र लिखकर मार्च के दंगा पीड़ितों को उनके मूल घरों में पुनर्वासित करने का प्रयास करने को कहा। वीर भारत 17 जुलाई 1947। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (NFP) के मंत्री श्री अजीत सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों को जिन्ना के कथनों पर भरोसा करने और अपने घरों में ही रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान के वफादार नागरिक होना चाहिए। वीर भारत 25 जुलाई 1947। उत्तर पश्चिम बंगाल की हिंदू सिख रक्षा समिति ने हिंदुओं और सिखों से एक प्रेस अपील जारी की कि वे अपने घरों से पलायन न करें और अपनी बैठक में उन्होंने इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया। वीर भारत 1 अगस्त 1947 और ट्रिब्यून 1 अगस्त 1947। महात्मा गांधी ने रावलपिंडी की अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे अब भी दोनों उपनिवेशों के नागरिक हैं और 15 अगस्त 1947 के बाद भी रहेंगे। उन्होंने लोगों को अपने घरों से पलायन न करने की सलाह दी। ट्रिब्यून 4 अगस्त 1947। कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रशासन के प्रति वफादार रहना चाहिए और उसे अपना सम्मानजनक सहयोग देना चाहिए। वे पलायन के खिलाफ थे। ट्रिब्यून 8 अगस्त 1947। महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1947 को लाहौर में श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के निवास पर उनसे मिलने वाले कांग्रेसियों को सलाह दी कि उन्हें लाहौर के साथ ही मरना चाहिए। सिविल और सैन्य राजपत्र 12 अगस्त 1947। 10 अगस्त 1947 को लाहौर में लोगों को संबोधित एक प्रेस अपील में सरदार सावरन सिंह ने कहा, देश के विभाजन के बावजूद हम सभी मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को एक साथ रहना होगा। इसलिए आइए हम शांति से रहें ताकि गरीब और वंचित लोग जो हमें मिली नई आजादी में पर्याप्त भोजन और तन ढकने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त कर सकें, जिससे उनका जीवन अधिक सुखी और पूर्ण हो सके। 8वीं, न केवल हिंदुओं और सिखों बल्कि ईसाइयों को भी पाकिस्तान में रहना आसान नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान राज्य, जिसके बारे में जिन्ना ने दिसंबर 1946 में लंदन के किंग्सवे हॉल में भाषण देते हुए कहा था कि इसमें 10 करोड़ मुसलमान होंगे, उसमें किसी भी गैर मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। निम्नलिखित रिपोर्टें पाकिस्तान में ईसाइयों की दुर्दशा को स्पष्ट करेंगी। एक ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग लाहौर के अध्यक्ष श्री विलियम जोसेफ ने शनिवार को प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी किया है। कायदे-आज़म द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद पश्चिमी पंजाब में ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में ईसाइयों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
हमने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पश्चिमी पंजाब मंत्रिमंडल से बार बार अनुरोध किया है। सिविल एवं सैन्य राजपत्र 19 मई 1947। हर जगह निष्पक्ष पर्यवेक्षकों ने महसूस किया है कि जनसंख्या के आदान प्रदान में सिखों पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह कल्पना करना भी अकल्पनीय होगा कि सिख खुद पर ये कठिनाइयां न्योता देंगे जब तक कि पाकिस्तान में रहना पूरी तरह से असंभव न हो जाए। उनमें से 40% शरणार्थी बन गए। पंजाब के पश्चिमी जिलों में अपनी सबसे अच्छी जमीन और अपने सबसे पवित्र तीर्थस्थल भी छोड़ गए। सिखों के नुकसान का जिक्र करते हुए द स्टेट्समैन के संपादक श्री इयान स्टीफंस ने जनवरी के 3 से 4, 1948 के संपादकीय में कहा, संभवतः इस छोटे लेकिन साहसी समुदाय का लगभग 40% हिस्सा किसी न किसी रूप में शरणार्थी कहा जा सकता है। यह स्थानांतरण मुख्यतः सिंचित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्रों से कम उत्पादक भूमि की ओर हुआ है। मेहनती और योग्य किसानों द्वारा विकसित समृद्ध बस्तियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अन्य बहुत सी संपत्ति के साथ उजड़ गई हैं। कुछ पूजनीय मंदिर सीमा के उस पार ही बचे हैं। इस अध्याय में जो कुछ भी बताया गया है उसे पढ़ने के बाद केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुओं, सिखों और यहाँ तक कि ईसाइयों को भी पश्चिमी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी प्रांत से एक तय योजना के तहत खदेड़ा गया है, ताकि पहला तो पाकिस्तान को पूरी तरह से मुस्लिम राज्य बनाया जा सके और दूसरा गैर मुसलमानों की संपत्ति मुसलमानों को मिल सके। यह प्रक्रिया कुछ ही समय बाद सिंध और पूर्वी बंगाल तक फैल गई। पूर्वी बंगाल में भारत के दबाव के कारण इसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और पता नहीं कब इसे पुनर्जीवित किया जाएगा। कामों के नरसंहार। श्री मानक चंद उम्र 23 वर्ष, जाति खत्री, निवासी नूरपुर सेठी, जिला झेलम की विधवा श्रीमती लाजवंती का मुख्य संपर्क अधिकारी, लाहौर को बयान। मेरे पति श्री मानक चंद अल्कली केमिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खेवड़ा स्थित कार्यशाला में कार्यरत थे। हम कंपनी से जुड़े क्वार्टरों में रह रहे थे। भादों अगस्त 1947 के अंत में एक मुस्लिम भीड़ ने खेवड़ा पर हमला किया और बड़ी संख्या में घर जला दिए गए। अल्कली केमिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक यूरोपीय थे, इसलिए कंपनी परिसर पर हमला नहीं हुआ और कर्मचारियों और उनके रहने वाले क्वार्टरों को बचा लिया गया। हालांकि प्रबंधक ने सभी हिंदू कर्मचारियों को खाली करने के लिए तैयार रहने को कहा। तदनुसार 6 असूज सितंबर 1947 की शुरुआत को हिंदू कर्मचारी ट्रकों से खेवड़ा से रवाना हुए। 6 ट्रक लदे हुए थे। मैं, मेरे पति, मेरा 1.5 साल का बेटा, मेरे चाचा गंदामल, उनकी पत्नी कर्मावाली और उनकी 1.5 साल की छोटी बेटी सभी एक ट्रक में थे। हम लगभग 4 बजे खेवड़ा से निकले और लगभग 4.30 बजे पिंड दादन खां पहुंचे। हमने रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में गैर मुस्लिमों को इकट्ठा पाया। बताया गया कि यह ट्रेन पिंड दादन खां से रवाना होने वाली थी और शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाली आखिरी ट्रेन होगी। ट्रेन में जाने के लिए लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें 600 से 700 महिलाएं भी थीं। ट्रेन पिंड दादन खां से 7 असूज की रात 10 बजे रवाना हुई। पाकिस्तानी सेना के 15 जवान ट्रेन में गार्ड के तौर पर तैनात थे। हमें फिरोजपुर के लिए रेलवे टिकट दिए गए और प्रति यात्री 3/8 रुपए लिए गए। कहा गया कि ट्रेन सीधे फिरोजपुर जाएगी। ट्रेन 7 तारीख असूज को रात लगभग 8 बजे कमोके रेलवे स्टेशन पहुंची। रास्ते में यात्रियों को पानी नहीं दिया गया। यहां तक कि जहां ट्रेन रुकी वहां भी पानी नहीं दिया गया, क्योंकि बताया गया कि सभी यात्री हिंदू थे। इसी कारण से यात्रियों को कोई और सामान खरीदने की भी इजाजत नहीं दी गई। ट्रेन पूरी रात कमोके रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। बुधवार असूज की 8 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन की तलाशी शुरू कर दी। यात्रियों के हर सामान की तलाशी ली गई, यहां तक कि महिलाओं की भी तलाशी ली गई। तलाशी लगभग 2 घंटे तक जारी रही। 97 बंदूकें और राइफलें जब्त कर ली गई। हालांकि ये सभी लाइसेंसी हथियार थे और लाइसेंस उनके मालिकों के पास थे। यहां तक कि यात्रियों से चाकू भी छीन लिए गए। सभी यात्रियों से कहा गया कि ट्रेन के चलते ही बंदूकें और राइफलें वापस कर दी जाएंगी। तलाशी के बाद यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और अपना सामान उसमें रखने के लिए कहा गया। जब सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए और इंजन सीटी बजाकर ट्रेन चलने का संकेत दे रहा था, तभी मंडी और कारखानों की तरफ से मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ आ गई।
वे राइफलों, छुरों, कुल्हाड़ियों, बर्छियों और अन्य घातक हथियारों से लैस थे। वे या अली चिल्लाते हुए दौड़े चले आए। वे ट्रेन के डिब्बों में घुस गए और पुरुष यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित पुलिस बल प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और वे भी उन यात्रियों को गोली मारने में शामिल हो गए जो ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी का दिखावा किया, लेकिन उनकी गोलीबारी भीड़ की ओर नहीं बल्कि आसमान की ओर थी और थोड़ी देर बाद वे भी भीड़ और पुलिस के साथ मिलकर यात्रियों को गोली मारने लगे। जिन यात्रियों ने डिब्बों से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म की ओर भागने की कोशिश की, उन्हें पुलिस और सेना ने गोली मार दी और जो डिब्बे से बाहर निकलकर मैदान की ओर गए, उन्हें मुस्लिम भीड़ ने कत्ल कर दिया। इस तरह ज्यादातर यात्री या तो मारे गए या उन्हें गोली मार दी गई। कुछ घायल यात्रियों को बाद में मृत समझकर बचा लिया गया। महिलाओं को काटा नहीं गया, बल्कि उन्हें अलग करके बांट दिया गया। बाद में बुजुर्ग महिलाओं को काट दिया गया, जबकि छोटी महिलाओं को बांट दिया गया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जो पानी के लिए रो रही थी को एक मुसलमान ने पैरों से पकड़कर जमीन पर 2 बार पटक पटक कर मार डाला। बच्चों की भी इसी तरह हत्या कर दी गई। भीड़ ने महिलाओं के सारे कीमती सामान छीन लिए। कीमती सामान निकालने की कोशिश में कपड़े तक फाड़ दिए गए। मेरे विरोध के बावजूद मेरे बेटे को भी छीन लिया गया। मैं नहीं बता सकती कि उसे कौन ले गया। मुझे अब्दुल गनी नाम का एक व्यक्ति अपने घर ले गया। वह एक तांगा चालक था। मुझे 1 महीने से ज्यादा समय तक घर में रखा गया और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मैं अपने बेटे की देखभाल के लिए दूसरे घरों में गई। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, लेकिन मुझे अपना बेटा नहीं मिला। इन यात्राओं के दौरान मैंने कामोके के मुस्लिम निवासियों के घरों में बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को भी देखा। उन सभी ने शिकायत की कि उनके अपहरणकर्ता उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद ढोल बजाकर घोषणा की गई कि हिंदू सेना आ गई है और जिन निवासियों के पास हिंदू महिलाएं और बच्चे हैं, वे उन्हें थाने में पेश करें। इस कारण मुझे और कई अन्य महिलाओं, लगभग 150 को थाने में पेश किया गया। 1 महीने तक मैं अब्दुल गनी के घर में रही। उनके परिवार के सदस्य और वे हमेशा कहते थे कि भारत में खाने को कुछ नहीं है, सभी हिंदू महिलाओं के रिश्तेदारों को मार दिया गया है और कोई भी उन्हें अपने घर वापस रखने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में रखे गए किसी भी महिला या पुरुष को भारत वापस नहीं लौटना चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि भारत जाने वाली सभी लड़कियों को भारतीय सेना द्वारा कतार में खड़ा करके गोली मार दी जाएगी, क्योंकि वे हिंदू समाज में वापस लौटने के योग्य नहीं थीं और हिंदू समाज उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। हर मुस्लिम घर में ऐसा ही प्रचार किया गया और जब मैं अपने बेटे की तलाश में घर घर गई तो मुझे जिन महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। बरकत अली नाम का एक मुस्लिम मिरासी, जिसने एक युवा हिंदू लड़की को भी ले लिया था, शेखी बघार रहा था कि उसने अपने हाथों से अपने खंजर से 50 आदमियों को मार डाला था और उसे उसकी बहादुरी के लिए कामोके के पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया था। हमें यह भी बताया गया कि हमें पुलिस और अन्य अधिकारियों के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि हम भारत लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। कामोके थाने में पेश की गई 150 महिलाओं को टांगों में डालकर गुजरांवाला ले जाया गया। एकत्र की गई महिलाओं में से केवल 20 ने उठकर कहा कि वे भारत लौटना चाहती हैं। मैं उनमें से एक थी। इन महिलाओं के साथ 10 बच्चे भी थे। बाकी लोगों को पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा ट्रकों में डालकर कामोके वापस भेज दिया गया। फिर हमें हिंदू शरणार्थी शिविर ले जाया गया और ट्रकों में बिठाकर अमृतसर पहुंचाया गया। मेरे चाचा, चाची और मेरे पति सभी को कामोके रेलवे स्टेशन पर मार दिया गया। मैं अभी तक अपने बेटे का पता नहीं लगा पाई हूं और मेरे चाचा चाची की बेटी भी शायद इसी तरह मारी गई होगी। नोट: कामोके नरसंहार पर अन्य बयान परिशिष्ट में बाद में दिए गए हैं। पाराचिनार हत्याकांड, January 23, 1948. मुख्य संपर्क अधिकारी लाहौर द्वारा पश्चिमी पंजाब सरकार को पाराचिनार नरसंहार के बारे में दी गई रिपोर्ट। 25 जनवरी को मुझे बताया गया कि 27 या 28 तारीख को कोहाट से पाराचिनार से शरणार्थियों को लेकर एक ट्रेन आने वाली है।
लाहौर के मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में यात्रियों के भोजन की व्यवस्था करने के बारे में मुझसे संपर्क भी किया। वे चाहते थे कि भोजन लाहौर के डीएवी कॉलेज शरणार्थी शिविर में पकाया जाए क्योंकि वे हिंदू रसोइयों की व्यवस्था करने में असमर्थ थे। मैं भोजन तैयार करवाने के लिए सहमत हो गया। हमें बताया गया कि 1000 यात्रियों के आने की संभावना है। तदनुसार व्यवस्था की गई। ट्रेन लगभग 8:30 बजे हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उप उच्चायुक्त एस संपूर्ण सिंह, मैं और डीएवी कॉलेज शरणार्थी शिविर के शरणार्थी अधिकारी सहित 5 जिला संपर्क अधिकारी ट्रेन से मिले। 1000 की बजाय इसमें 1556 यात्री थे। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 2 दिनों से कोई खाना नहीं मिला है और रास्ते में उन्हें आंशिक चिकित्सा सहायता ही मिली है। ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को कोहाट में ही रोक लिया गया था। ट्रेन में यात्रियों से मुझे पता चला कि पाराचिनार के शरणार्थी शिविर पर 23 तारीख को हमला हुआ था। लगभग 500 लोग मारे गए थे। लगभग 300 लोगों को हमारे साथ लाया गया, खाना बांटा गया, लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया जा सका, जबकि कुछ को सामान्य भोजन ही मिला। ट्रेन को केवल 1 घंटे के लिए रोका गया क्योंकि बताया गया कि इंजन में पर्याप्त पानी नहीं है और हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन पर इंजन में और पानी डालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। शरणार्थियों ने हमें बताया कि उनका सारा सामान लूट लिया गया है, इसलिए पूरी ट्रेन में कोई सामान नहीं था। जिन घायलों को हमने देखा उनके कपड़े खून से सने हुए थे, जो ज्यादातर उनके शरीर पर लगे जख्मों और कटों के कारण फटे हुए थे। उनके पास कोई कंबल या रजाई नहीं थी। चूंकि पाराचिनार में हुए हमले की खबर, घायलों की तस्वीरें और ट्रेन में मौजूद शरणार्थियों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां पूर्वी पंजाब में हलचल मचा सकती हैं, इसलिए मैं अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और आपसे टेलीफोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डिप्टी कमिश्नर से यात्रियों के खाने पीने और घायलों के लिए चिकित्सा सहायता का भी प्रबंध करने का अनुरोध कर रहा हूं। गुजरात हत्याकांड, November 1st, 48. पूर्वी पंजाब सरकार के मुख्य संपर्क अधिकारी की रिपोर्ट। एक चुना गया रूट था मारी सिंधु से लायलपुर, लाहौर से अमृतसर और फिर कुरुक्षेत्र। ट्रेन 10 तारीख को रवाना होने वाली थी। प्रस्थान का वास्तविक समय ज्ञात नहीं है। इसमें 2500 से 3000 शरणार्थी सवार थे। खुशाब में इसे गुजरात की ओर मोड़ दिया गया। इस मोड़ का कोई कारण ज्ञात नहीं है। गुजरात मूल रूप से निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन के रास्ते में नहीं पड़ा। ट्रेन 11 तारीख को 19:50 बजे गुजरात पहुंची। गुजरात पहुंचने पर ट्रेन का इंजन चल पड़ा और एस्कॉर्ट कमांडर की तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंजन नहीं मिल सका। 2 एस्कॉर्ट में 1 एस्कॉर्ट कमांडर, 2 वीसीओ और 58 अन्य रैंक द्वितीय बिहार शामिल थे। 3:02:00 बजे शरणार्थियों द्वारा पानी की तत्काल मांग पर एस्कॉर्ट के 2 लोग पानी लाने के लिए प्लेटफार्म पर गए। प्लेटफार्म पर मौजूद पठानों ने उनकी राइफलें छीन ली। पठानों ने गोलीबारी शुरू कर दी और यह 07:30 बजे तक चलती रही। गोलीबारी जारी रहने तक शरणार्थी ट्रेन में ही रहे। जब एस्कॉर्ट के पास गोला बारूद खत्म हो गया, तब पठानों का पलड़ा भारी हो गया और शरणार्थियों की हत्या और लूटपाट शुरू हो गई। पूरे एस्कॉर्ट में से केवल 1 वीसीओ गंभीर रूप से घायल की गुजरांवाला पहुंचा। 4 कुल हताहतों की संख्या लगभग 1600 थी। मारे गए और घायल हुए और लगभग 400 का अपहरण हुआ। जहां पठानों ने लूटपाट और अपहरण पर ज्यादा ध्यान दिया, वहीं बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने शरणार्थियों की सबसे ज्यादा हत्याएं की और घायलों को मौत के घाट भी उतार दिया। 5-12 तारीख की शाम 5:30 बजे शरणार्थी गुजरांवाला पहुंचने लगे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके परिवहन के लिए सैन्य ट्रक उपलब्ध कराए थे। 12 तारीख की रात तक 700 शरणार्थी गुजरांवाला पहुंच चुके थे। इनमें से लगभग 120 घायल थे। इनमें से ज्यादातर को गोलियां लगी थीं और कई के सिर और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों पर कुल्हाड़ी के गंभीर घाव भी थे। लगभग सभी शरणार्थी फटे हुए कपड़ों में पाए गए। यहां तक कि उनके कोट, पगड़ियां और स्वेटर भी पठानों ने उतार लिए थे। घायलों के जो थोड़े बहुत फटे कपड़े थे, वे खून से सने हुए थे।
6 राजा जफर अली खान, मियां इफ्तिखारुद्दीन, कर्नल मलिक, सिविल अस्पताल के महानिरीक्षक और खान कुर्बान अली खान, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य लोग 12 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे गुजरांवाला पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों की देखभाल की और उन्हें रजाइयां दी। शिविर में अन्य शरणार्थियों को भी रजाइयां दी गईं। साथ गुजरात में 400 शरणार्थियों के एकत्र होने की खबर है। 8 मिस मृदुल्ला साराभाई और कर्नल रणधीर सिंह, कमांडर MEOI 13 तारीख को सुबह 10 बजे गुजरांवाला पहुंचे। हालांकि घायलों को पूरे दिन लाहौर नहीं पहुंचाया जा सका। उनमें से 7 की 12 तारीख को और 4 की 13 तारीख को मृत्यु हो गई। लाहौर से कंबल और भोजन गुजरांवाला पहुंचाया गया। चतुर्थ, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पूर्व में शेखपुरा बार के श्री रामनाथ का वक्तव्य। शेखपुरा नरसंहार। शेखोपुरा के इतिहास में कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। इसे गैर मुस्लिम गढ़ माना जाता था। इस कस्बे में गैर मुस्लिमों की बहुलता थी। पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिले में मुसलमान 68%, सिख 20% और हिंदू 12% थे। लेकिन सिख जिले का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत समुदाय थे। वे इस जिले को अपना गढ़ मानते थे। ननकाना साहिब और सच्चा सौदा जैसे सबसे महत्वपूर्ण सिख धर्मस्थल जिले में स्थित थे। इन परिस्थितियों में भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा के बाद भी हिंदुओं और सिखों ने उस जिले को खाली नहीं किया, बल्कि न केवल रावलपिंडी संभाग से बल्कि पड़ोसी जिलों गुजरांवाला से भी हिंदुओं और सिखों ने यहां आना ज्यादा सुरक्षित समझा। शेखपुरा तहसील और कस्बे को गैर मुसलमानों के लिए सुरक्षित केंद्र माना जाता था। मुस्लिम अधिकारियों और गैर अधिकारियों ने 15 अगस्त से पहले और बाद में गंभीरतापूर्वक घोषणा की कि वे गैर मुसलमानों के जीवन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा अपने जीवन से करेंगे। 15 अगस्त को शेखपुरा जिले का महत्व और भी बढ़ गया था। यहाँ के एक नागरिक, यहाँ के एक वकील शेख करामत अली, जो कट्टर सांप्रदायिकतावादी और मुस्लिम लीग हाईकमान के सदस्य थे, पश्चिमी पंजाब सरकार में मंत्री बन गए। शहर के गैर मुसलमानों से उनकी स्थानीय दुश्मनी थी, जो नागरिक मामलों में उनका विरोध करते थे और कई मौकों पर उनकी अवज्ञा करने का साहस कर चुके थे। पंजाब के विभाजन और अधिकारियों द्वारा अपनाए गए विकल्प ने सभी गैर मुस्लिम अधिकारियों को हटा दिया था। सभी मजिस्ट्रेट मुसलमान थे, पुलिस भी पूरी तरह से मुसलमान थी और सबसे बढ़कर शेखपुरा में तैनात सीमा बल की टुकड़ी पूरी तरह से मुसलमान थी। जिले का डिप्टी कमिश्नर एक कमजोर, आराम पसंद एंग्लो इंडियन था। उसे आसानी से एक सुविधाजनक हथियार बनाया जा सकता था, जिसके पास कोई शक्ति न होते हुए भी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में शेखपुरा शहर को लूटने के प्रलोभन का वह विरोध नहीं कर सका। 24 अगस्त 1947 की शाम को शेखपुरा के इतिहास में पहली बार जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू लगा दिया। आधी रात को एक घर में आग लगा दी गई। मुस्लिम सेना इस बात पर नजर रख रही थी कि आग बुझाने कौन आता है, ताकि उसे गोली मार दी जाए। इस तरह वे सिर्फ 2 लोगों को ही गोली मार पाए। रात उत्पीड़न में बीत गई। अगले दिन 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे फिर बिना किसी कारण के कर्फ्यू लगा दिया गया। पेट्रोल पंप वालों को बुलाया गया। उन्हें तुरंत सारा पेट्रोल देने का आदेश दिया गया, क्योंकि आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 23 और 24 तारीख को पूरे दिन हिंदू और सिख दुकानदारों के आसपास के मुस्लिम दुकानदार अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाते रहे। धारा 144 के तहत बिना परमिट के कोई भी वाहन शेखपुरा में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता था। कर्फ्यू लागू होते ही मजिस्ट्रेट काजी अहमद शफी सेना का नेतृत्व करते हुए शेखुपुरा के एक छोर, जिसे अकालगढ़ कहा जाता है, से पूरे पुराने शेखुपुरा आबादी में मार्च करने लगे। उनका काम बहुत व्यवस्थित और सैन्य सटीकता के साथ किया गया था। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सभी पुरुषों और बूढ़ी महिलाओं को मार डाला और छोटी लड़कियों का अपहरण कर लिया। एक दूसरा दल संपत्ति लूटने और गैर मुसलमानों के घरों में आग लगाने के लिए आगे बढ़ा। कुछ हिंदुओं और सिखों ने अपनी लड़कियों का गला घोंटकर उन्हें बदनामी से बचाने के लिए कुओं में फेंक दिया। नए एहतास नामक एक स्थान पर सभी हिंदू और सिख एकत्रित हुए, एक पंक्ति में महिलाएं और दूसरी में पुरुष। माता पिता, भाइयों और पतियों की आंखों के सामने युवतियों का चयन शुरू हुआ। जब एक युवक ने विरोध किया तो वहां खड़े सभी पुरुषों को गोली मार दी गई।
सबसे भयानक हत्याकांड शेखपुरा की एक सिख चावल फैक्ट्री में हुआ। लोगों से कहा गया कि गोलीबारी अब बंद हो गई है और उन्हें उस फैक्ट्री में स्थित शरणार्थी शिविर में चले जाना चाहिए। वे वहां एक एक सूटकेस और बिस्तर लेकर गए जिसमें उनका सबसे कीमती सामान था। उस जगह पर भी यही हुआ। पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कतारों में खड़ा किया गया। महिलाओं का चयन बेहद अपमानजनक जांच के बाद किया गया और पुरुषों को बड़ी संख्या में गोली मार दी गई। इस सामूहिक हत्याकांड के लिए ब्रेन गन और स्टेन गन का इस्तेमाल किया गया। एक और जगह पर लोगों से कहा गया कि अगर वे 50,000 रुपए जमा कर दें तो वे भाग सकते हैं। लेकिन जो दो लोग यह रकम लेकर अधिकारियों को देने गए थे वे कभी वापस नहीं लौटे। उनसे पैसे छीन लिए गए और उन्हें गोली मार दी गई। गुरु नानकपुरा नामक मोहल्ले में एक प्रसिद्ध हिंदू का पक्का मकान जिसे तोड़ा नहीं जा सका था बम से उड़ा दिया गया। इतिहास में नरसंहार का इससे बदतर मामला कभी नहीं मिलेगा। यह 26 अगस्त की शाम 4 बजे तक चलता रहा। लगभग 10,000 लोगों को गोली मार दी गई थी। लड़कियों से भरे ट्रक निकाले गए थे। उस दिन लगभग 4 बजे दीवान चमन लाल और सरदार भूपिंदर सिंह मान जैसे कुछ नेता पश्चिमी पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक श्री कुर्बान अली के साथ आए। उन्हें 2-3 लोगों से सुराग मिला जो 25 तारीख की सुबह एक सुरक्षायुक्त बैंक लोरी में भागने में सफल रहे थे और इस तरह रक्तपात का यह तांडव रुक गया। 15,000 गैर मुसलमानों में से लगभग 1,500 बाद में शरणार्थी शिविर में एकत्र हुए। कुछ दिनों बाद जब डिप्टी कमिश्नर शिविर का दौरा करने आए तो उनके एक परिचित हिंदू ने उनसे पूछने का साहस किया कि क्या वह पाकिस्तान में रह सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं था। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान सरकार की नीति है कि किसी भी गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाए। उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। शेखपुरा के इस नरसंहार ने पश्चिमी पाकिस्तान से गैर मुस्लिम आबादी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 20 अगस्त 1947 तक शेखपुरा के तहसीलदार रहे और बाद में जीरा, फिरोजपुर जिला में तैनात रहे सरदार गुरदयाल सिंह के मौखिक बयान का अनुवाद 8 या 10 अगस्त 1947 को शेखपुरा के पशुमेला मैदान में मुसलमानों की एक सामूहिक बैठक हुई जिसका उद्देश्य बारिश की प्रार्थना करना था क्योंकि उस समय बारिश कम होती थी। लेकिन वास्तव में इसी बैठक में मुस्लिम लीग के नेताओं और पदाधिकारियों ने मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों पर हमले के निर्देश दिए थे, जो कुछ देर बाद हुआ। इस बैठक में जो कुछ हुआ उसके बारे में मुसलमान बहुत गुप्त थे। किसी भी मुसलमान से इसकी कार्यवाही के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सका। मैंने अपने मुस्लिम अर्दली से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे टाल दिया। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि कुछ तो चल रहा है। हमने इसकी प्रकृति का अनुमान लगा लिया था लेकिन स्वाभाविक रूप से हम मुसलमानों के कार्यक्रम का विवरण नहीं जान सके। शेखपुरा के सभी मुस्लिम ईएसी ने इस बैठक की तारीख के बाद उस क्लब में आना बंद कर दिया जिसके सभी राजपत्रित अधिकारी सदस्य थे। इसके बजाय वे शाम को कहीं अलग से मिलते थे। यहीं उन्होंने संभवतः हिंदुओं और सिखों पर हमले की योजना को अंतिम रूप दिया जो इस बैठक के लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ। इस बैठक के बाद मैं एंग्लो इंडियन डिप्टी कमिश्नर डिज्नी से मिला और उन्हें मुसलमानों द्वारा संभावित हमले से हिंदुओं और सिखों में व्याप्त दहशत के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बस अस्पष्ट आश्वासन दिया कि सब ठीक है। लेकिन हमें लगा कि सब ठीक नहीं है। मैंने गलती से डीसी के भारतीय ईसाई स्टेनोग्राफर के गुप्त दराज में एक लंबी सूची देखी जिसमें शहर के सभी प्रमुख सिखों और कुछ हिंदुओं के नाम थे। इस पर गोपनीय लिखा था। मैं यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि यह सूची किस लिए बनाई गई होगी। यह बहुत ही अभूतपूर्व था कि शहर के बारे में कोई गोपनीय या अन्य सूची मेरी जानकारी के बिना बनाई गई हो, क्योंकि मैं तहसीलदार था और इसके अलावा मुझे डीसी का विश्वास प्राप्त था। लेकिन यह सूची मुझे स्वाभाविक रूप से नहीं दिखाई गई क्योंकि ये उन पीड़ितों के नाम थे जिन्हें किसी पूर्व निर्धारित तिथि पर हत्या के लिए चिह्नित किया गया था। यह साजिश स्पष्ट रूप से मुसलमानों द्वारा कुछ जानकारी के साथ और संभवतः डीसी की मिलीभगत से रची गई थी। मैंने स्वाभाविक रूप से हिंदुओं और सिखों को जो कुछ देखा था उसके बारे में बताया। 19 अगस्त को गुरदासपुर से आए पुलिस अधीक्षक हक नमाज खान सरगोधा जाते हुए शेखुपुरा से गुजरे, जहां अब उनकी तैनाती थी।
मैंने उन्हें डीसी के घर के बाहर खड़े होकर मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों की हत्या के लिए उकसाते देखा। जाहिर है उनके दुष्प्रचार ने हमले को और भड़का दिया। प्रमुख हिंदू और सिख नागरिकों ने डीसी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि उनकी जानमाल की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। डीसी ने उन्हें बताया कि वह किसी भी तरह की दुर्घटना की गारंटी नहीं दे सकते और एक गंभीर स्थिति बन रही है, जो कि एक स्पष्ट तथ्य है। 20 तारीख को वह मुस्लिम अधिकारी आया जिसे मुझे रिलीव करना था और मैंने उसे अपने कार्यालय का कार्यभार सौंप दिया। मैंने डीसी से अमृतसर जिले की सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पेट्रोल मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शेखपुरा से कैसे निकल पाऊंगा। गैर मुसलमानों को पेट्रोल की पूरी आपूर्ति बंद कर दी गई थी, इसलिए व्यावहारिक रूप से निकासी संभव नहीं थी। पेट्रोल केवल उन मुसलमानों को दिया जा रहा था जो इसे आगजनी के लिए फेंक रहे थे, जैसा कि 5 दिन बाद दंगे भड़कने पर स्पष्ट हो गया। 20 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें बिना परमिट के शेखुपुरा नगरपालिका की सीमा से बाहर वाहनों के जाने पर रोक लगा दी गई थी। यह आदेश सभी प्रकार के वाहनों पर लागू था, जिनमें गाड़ियां आदि भी शामिल थीं। इसलिए मैं शेखुपुरा में ही फंस गया था। 24 और 25 अगस्त की रात को गुरुद्वारा बाजार में गैर मुस्लिम दुकानों और घरों में आगजनी की घटनाएं हुई। इससे पहले शहर में 4-5 दिनों तक सेना की परेड हुई थी। चंगर मोहल्ला, जो एक मुस्लिम इलाका है, में सिखों पर हमले की झूठी अफवाह फैलाई गई थी। यह कर्फ्यू लगाने की एक चाल थी जो 24 अगस्त को लागू कर दिया गया। कर्फ्यू लागू होने के तुरंत बाद 24 अगस्त की रात को पुलिस की मदद से आगजनी की गई, जबकि हिंदू और सिख अपने घरों में बंद थे। जो हिंदू और सिख आग बुझाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन पर गोलियां चलाई गईं। गैर मुस्लिमों ने डीसी से कर्फ्यू हटाने की मांग की, क्योंकि कर्फ्यू की मौजूदगी में मुसलमान अपराध कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 25 अगस्त को मैंने 2 मुस्लिम मजिस्ट्रेटों को पश्चिमी पंजाब के मंत्री शेख करामत अली के घर में जाते देखा, जिनका घर दरअसल इस पूरी हिंदू सिख विरोधी साजिश का केंद्र था। 25 अगस्त को करामत अली के घर पर लोगों का आना जाना लगा रहा और शहर में हर जगह उसी दिन होने वाले गैर मुसलमानों पर हमले की जोरदार तैयारियां चल रही थीं। दोपहर के समय मुसलमानों ने रामगढ़ के 1200 की आबादी वाले सिख इलाके पर हमला किया। मैंने खुद इस इलाके में भीषण आग देखी और उन्होंने सिखों के आग से बचने के प्रयासों पर हमला किया। हालांकि सिख जल्द ही एकजुट हो गए और मुसलमानों के हमले का सामना किया। विशाल मुस्लिम भीड़ के पीछे सेना भी आ गई, जो भीड़ को ढकने के लिए वहां मौजूद थी। जब सिखों ने कड़ा प्रतिरोध किया तो मुस्लिम भीड़ पीछे हट गई। सेना, जो अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी, ने पीछे हटती मुस्लिम भीड़ को दूसरे हमले के लिए उकसाया। लेकिन फिर से सिखों ने जवाबी हमला किया और मुसलमान पीछे हट गए। अब लगभग दोपहर 2 बजे सेना ने सिखों पर हमला करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। सिखों और सेना के बीच 2 घंटे तक लड़ाई चली। हालांकि यह एक बहुत ही असमान लड़ाई थी। हालांकि सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। शाम 5 बजे तक रामगढ़ का पूरा इलाका तबाह हो चुका था। भारी सैन्य गोलाबारी में कई सिख मारे गए थे। इसके बाद मुस्लिम भीड़ हमले के लिए अलग अलग दिशाओं में फैल गई। अब उनकी संख्या में भारी वृद्धि हो गई थी। गलीगली भीड़ सेना और पुलिस ने घेर ली थी। जहां भी सेना पहुंची, हमला और तेज हो गया। शहर का एक बड़ा हिस्सा जला दिया गया। लूटपाट बहुत ज्यादा और अकल्पनीय थी। मारे गए लोगों की कुल संख्या 14,000 से 15,000 के बीच हो सकती है। लूटपाट, हत्या और आगजनी 26 अगस्त की शाम को ही रुकी। 25 अगस्त की रात जब मुख्य बाजार जल रहा था, डीसी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विनाश को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हिंदू और सिख कई जगहों पर शरण लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, जैसे गोपाल सिंह की फैक्ट्री में, आत्मा सिंह की फैक्ट्री में, नामधारी गुरुद्वारे में वगैरह। सेना ने वहां बड़ी संख्या में उन्हें राइफलों और मशीन गनों से मार गिराया। आत्मा सिंह की फैक्ट्री में 3,000 लोग मारे गए। यहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। एक सिख ने इसका विरोध किया, उसे तुरंत गोली मार दी गई। शेखपुरा की संयुक्त शांति समिति के नेता स्वामी नंद सिंह को इस समिति के उनके पूर्व साथियों ने गोली मार दी।
नामधारी गुरुद्वारे के परिसर में 2 कुएं ऐसी सिख लड़कियों के शवों से भर दिए गए थे जिन्होंने अपमान से बचने के लिए डूबकर आत्महत्या कर ली थी। 2 अन्य कुएं भी इसी तरह भर दिए गए थे। जब यह नरसंहार चल रहा था तब सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट अहमद शफी ने लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सूरज सिंह को ताना मारते हुए कहा कि वे सिख नेताओं को बताएं कि मुसलमानों ने शेखपुरा में 2 दिनों में वह कर दिखाया है जो सिख अपने पूरे इतिहास में नहीं कर पाए होंगे। शरकपुर हत्याकांड। शरकपुर शेखपुरा जिले का एक नगरपालिका कस्बा और एक उप तहसील है। यह लाहौर से 20 मील दूर मुख्य लाहौर लायलपुर मार्ग पर स्थित है। इसकी जनसंख्या 10,000 थी जिसमें 10% हिंदू और सिख थे। शहर के प्रमुख मुस्लिम लीगियों ने हमें पवित्र कुरान की शपथ दिलाकर सुरक्षा का आश्वासन दिया। महात्मा गांधी की सलाह और जिन्ना के झूठे आश्वासन पर विश्वास करते हुए हमने पाकिस्तान में ही रहने का निर्णय लिया। 27 अगस्त 1947 को अचानक हमें अभूतपूर्व क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस दिन सुबह 9 बजे निम्नलिखित लोगों का एक दल आया। 1 श्री फाजिल इलाही काहली, अध्यक्ष मुस्लिम लीग। 2 श्री मोहम्मद रफीक पुत्र खैरदीन, सचिव मुस्लिम लीग। 3 श्री मोहम्मद राशिद पुत्र खैरदीन, सचिव मुस्लिम लीग। 4 मोहम्मद शफी भट्टी, सदस्य मुस्लिम नेशनल गार्ड। 5 इब्राहिम कसुरिया, सदस्य मुस्लिम नेशनल गार्ड। 6 हाजी मो शरीफ, शराकपुर बस सोसाइटी का भागीदार। 7 शफा पुत्र मो सादिक भरो, मोटर चालक। 8 चौ सदर दीन, पुलिस उप निरीक्षक। 9 श्री चीमा, सहायक उप निरीक्षक। 10 4 कांस्टेबलों के साथ बंदूकों, राइफलों 303 और स्टेन गन से लैस होकर गैर मुसलमानों पर हमला किया और हिंदुओं और सिखों की हत्या शुरू कर दी, जिस क्रूरता की किसी इंसान से उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ यह बताना जरूरी है कि उन दरिंदों में एक भी बाहरी आदमी नहीं था। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा, यानी शरकपुर के सरकारी स्कूल के सेकेंड मास्टर श्री टेक चंद नंदा को उनके घर से निकालकर गोली मार दी गई। लाल मोती राम गुलाटी, एक विक्रेता, को पहले अपंग बनाया गया और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ए लाभा राम सेठी लंबरदार की आंखें निकाल ली गईं और बाद में उन्हें जीवित ही देग नाला में फेंक दिया गया। छोटे बच्चों को दीवारों पर मारा गया और कुछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उन दरिंदों से बच निकलने वालों की कुल संख्या 1000 में से 71 थी। सभी बेसहारा रह गए। 15 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया और हिंदू सिख अल्पसंख्यकों की पूरी संपत्ति लूट ली गई। सभी शवों को ट्रकों द्वारा डेग नाला ले जाया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा उपनिरीक्षक चौधरी सदर दीन से 3 लाख रुपए मूल्य का सोना और आभूषण बरामद कर पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दिया गया। अब हमारी सरकार अपहरित लड़कियों में से केवल 3 को ही बरामद कर पाई है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार शेष 12 को सौंपने के लिए सहमत नहीं है। एक और तथ्य जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वह यह है कि अधिकांश हमलावर खोजा मुसलमान थे और उन्होंने हमें पवित्र कुरान की शपथ के साथ सुरक्षा का आश्वासन दिया था। श्री हंस राज गुलाटी, चिकित्सा व्यवसायी, शरकपुर नगर आयुक्त, वर्तमान में पानीपत जिला करनाल में कार्यरत।